हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। सो आज भी हम इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर लें। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। सो हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हमने समझा था कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मेन सोल क्या है, इसके संस्थापक कौन है, साथ ही इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। साथ ही हमने चर्चा की थी कार्ल रोजर्स के बारे में, जो कि मानवतावादी मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। साथ ही हमने इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 2 में हमने कार्ल रोजर्स के कंट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पे समझा था और हमने देखा था कि इनकी थ्योरी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने उसको स्टडी करी थी। ऑर्गेनिज्म, सेल्फ एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड ऑर्गेनिज्म, और लास्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके बारे में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बात करते हैं। आप इसको भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके भी मैं वहाँ पे उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो, जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही डिटेल में इन्होंने बतलाया हुआ है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब्राहम मैस्लो। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी आज मैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपसे 2 क्वेश्चंस मैं करूँगी, और आप कोशिश करें कि आप उसका आंसर आप दे पाएँ, और आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएँ। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब्राहम मैस्लो, जिनका कि टाइम पीरियड था 1908 टू 1970, 1908 से 1970 तक का इनका लाइफ पीरियड रहा था। इनका जन्म 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क में हुआ था। 1 अप्रैल 1908 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने करी थी, और यहीं से इन्होंने 1934 में इन्होंने पीएचडी की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। साथ ही आगे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट टीचर के रूप में वहाँ पे नियुक्त हुए थे, और वहाँ ये E.L. थॉर्नडाइक के साथ इन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आगे हम देखते हैं कि इनकी थ्योरी, इनका स्कूल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स, तृतीय बल माना जाता है। हमने पहले भी इस चीज़ की चर्चा की हुई है कि मनोविज्ञान का प्रथम बल या फिर फर्स्ट फोर्स साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि फ्रायड के द्वारा दी गई, उसको कही जाती है, और मनोविज्ञान का सेकंड फोर्स वाटसन की थ्योरी बिहेवियरिज्म कही जाती है, और मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब्राहम मैस्लो का स्कूल हम कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसको हम मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स कहते हैं। साथ ही साथ इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने अपने लाइफ में कुछ बुक्स भी इन्होंने कुछ लिखे थे, कुछ प्रकाशन भी किए थे, जिनमें इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि इन्होंने 1970 में ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट बुक है इनकी टूवर्ड अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, ये 1968 में ये बुक इनकी प्रकाशित की गई थी। और इनकी थर्ड फेमस बुक है द फर्दर रिसर्चेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये बुक इनकी मृत्यु के बाद, इनके मरने के बाद 1971 में इसको प्रकाशित किया गया था, और इनकी मृत्यु 8 जून 1970 को हुई थी। आगे हम बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैस्लो का मनोविज्ञान में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मैस्लो ने मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इन्होंने अभिप्रेरण पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इन्होंने अभिप्रेरण की, मोटिवेशन की कुछ एज्यूम्शंस के बारे में बतलाया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने अभिप्रेरण
के कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है और मोटिवेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं के बारे में इन्होंने बतलाया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका दृष्टिकोण, इनका जो मनोविज्ञान था ये संपूर्णवादी था। मीन्स ये मानव के, संपूर्ण मानव के अस्तित्व पे ये बल देते थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति के या फिर व्यक्तित्व के किसी पार्ट, किसी एक अंश के बारे में ये व्याख्या नहीं करते, जबकि ये पूरे व्यक्ति के बारे में, होल पर्सन के बारे में ये बात करते हैं, होल इंडिविजुअल की बात करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा बल दिया हुआ है और इन्होंने अभिप्रेरण को जन्मजात माना है, बाय बर्थ माना है। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। और आगे हम देखते हैं कि अभिप्रेरण प्राथमिकता के अनुरूप बदलती रहती है। मीन्स मोटिवेशन सभी के अंदर होता है और ये बाय बर्थ होता है, लेकिन जिस टाइम पे व्यक्ति की जो प्राथमिकता होती है, जो प्रायोरिटी होती है, उस समय उसके अकॉर्डिंग इस व्यक्ति का मोटिवेशन चेंज होता रहता है। साथ ही आगे मैस्लो बतलाते हैं कि व्यक्ति हमेशा एक आवश्यकता के लिए प्रेरित रहता है। मीन्स हमने ये चीज़ें सुनी हुई हैं कि आवश्यकताएं कभी नहीं मरती और व्यक्ति की जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की पूरी के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए मैस्लो ने बतलाया है कि व्यक्ति हमेशा ही किसी न किसी आवश्यकता के लिए प्रेरित होता रहता है। आगे मैस्लो बतलाते हैं कि अभिप्रेरण जटिल होता है और इन्होंने अचेतन ड्राइव की बात कही है। इन्होंने अभिप्रेरण को, मोटिवेशन को इन्होंने कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर माना है, क्योंकि इनका मानना है कि जब हमारे अंदर ड्राइव होता है, जब हम प्रणोद हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें होती हैं। जैसे जब व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए, अगर व्यक्ति को भूख लगती है, व्यक्ति फूड खोजने के लिए तत्पर होता है, तो वो एक डायरेक्टिव बिहेवियर करता है जिसको कि ड्राइव कहा जाता है। और मैस्लो का मानना है कि ये ड्राइव अनकॉन्शियसली व्यक्ति के अंदर होता है, इसलिए मोटिवेशन को इन्होंने कॉम्प्लेक्सिव कहा हुआ है। साथ ही साथ मैस्लो बतलाते हैं कि आवश्यकता पूर्ति पर सांस्कृतिक भिन्नता का भी प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं कि अलग अलग कल्चर में व्यक्ति अपने नीड्स को अलग अलग तरीके से पूरा करता है। आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्राथमिकताओं के रूप में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। मीन्स व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, पहले क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसके अनुरूप उसको प्रायोरिटी के रूप में उसको व्यवस्थित किया जाता है। और इसी पर आधारित इन्होंने नीड हायरार्किकल थ्योरी इन्होंने दी हुई। आपको याद रखना है, नीड हायरार्किकल थ्योरी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। इनकी थ्योरी को हम इस ग्राफ में ही हम समझ सकते हैं। इन्होंने नीड हायरार्किकल थ्योरी को इन्होंने 5 भागों में बांट करके डिफाइन किया हुआ है और ये बतलाते हैं, इस तरह से हम इसको एक ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे निचले लेवल की जो नीड होती है, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है व्यक्ति की, जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो उसके जिंदा रहने के लिए, उसके जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। इसको हम साइकिल नीड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड ऐसी होती है कि उसको बार बार वो नीड्स उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति उसको सेटिस्फाई करता है और बार बार वो नीड्स व्यक्ति के अंदर आती रहती हैं। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, व्यक्ति खाना खा लेता है, बट व्यक्ति को रोज़ ही भूख लगती है। इसलिए इसका एक साइकिल चलता है, एक क्रम चलता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल नीड को साइकिल नीड भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। साइकिल नीड का कॉन्सेप्ट भी, अगर क्वेश्चन आता है साइकिल नीड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया है और फिजियोलॉजिकल नीड को ही साइकिल नीड भी कहा जाता है। व्यक्ति के लिए फिजियोलॉजिकल नीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें हम देखते हैं कि भोजन की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता, टेम्परेचर की आवश्यकता, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे हम देखते हैं सेफ्टी नीड। मैस्लो ने बतलाया है कि जब व्यक्ति की एक एक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है। जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड ये कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति को सेफ्टी नीड्स इसके अंदर आती हैं।
तो सेफ्टी नीड्स में हम देख सकते हैं सुरक्षा की आवश्यकता, व्यक्ति को रहने के लिए, बारिश से धूप से बचने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। सो हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड को बेसिक नीड्स कहा जाता है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि रोटी कपड़ा और मकान व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं, कि ये मीन्स व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जब व्यक्ति की सेफ्टी नीड्स भी कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति लव एंड बिलोंगिनेस नीड उसके अंदर उत्पन्न होती है। मीन्स व्यक्ति को स्नेह एवं सदस्यता की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति सोशल होता है और व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, दोस्ती करता है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है और साथ ही साथ अपने ग्रुप में एक साथ ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप में अपने बिलोंगिनेस के लिए व्यक्ति ग्रुप के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने लगता है। सो सेफ्टी नीड के बाद व्यक्ति को लव एंड बिलोंगिनेस नीड की आवश्यकता महसूस होती है। जब व्यक्ति की ये आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तब व्यक्ति स्टीम नीड में पहुंचता है। स्टीम नीड का मतलब है सम्मान की आवश्यकता। ये थोड़ी सी हाई लेवल की नीड हम कह सकते हैं इसको, कि जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिनेस नीड ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो व्यक्ति स्टीम नीड में आता है। और इसमें व्यक्ति की चीज़ें होती हैं, एक उसको स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, मीन्स उसको शक्ति की आवश्यकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी, साथ ही साथ सामर्थ्यता की आवश्यकता, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पाने के लिए व्यक्ति प्रेरित रहता है, मोटिवेट रहता है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा की आवश्यकता, प्रशंसा की आवश्यकता, प्रभुत्वता की आवश्यकता, साथ ही साथ पॉपुलर होने की आवश्यकता, पॉपुलैरिटी पाने की आवश्यकता, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति में एक्टिव होती हैं और व्यक्ति उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक्टिव रहता है, बिहेवियर करता है। जब व्यक्ति की स्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती है तब व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में पहुंचता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जिस पे कि पूरा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ही बेस्ड है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर मैस्लो ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और मैस्लो ने बतलाया है कि यहाँ तक बहुत ही कम व्यक्ति ही पहुँच पाते हैं। मैक्सिमम लोग फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड को तो पूरा कर लेते हैं। कुछ लोग लव एंड बिलोंगिनेस नीड तक भी पहुंच जाते हैं। बहुत ही कम लोग स्टीम नीड्स तक भी आ पाते हैं और उसमें से भी बहुत ही कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचते हैं। सो इसमें जब व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इसकी कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो दुर्गुण होते हैं या डिमेरिट्स होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही कम हो जाती हैं और व्यक्ति यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाता। व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, व्यक्ति अपने समाज के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। सो आगे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि नीड हायरार्किकल थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। आगे हम देखते हैं मैस्लो ने बतलाया है कि इन्हें क्रियात्मक आवश्यकता कहा है, साथ ही साथ इन्हें मौलिक आवश्यकता भी कहा जाता है। और मैस्लो ने इससे रिलेटेड 2 पदों का वर्णन किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखना है। अभाव की आवश्यकता, डिफिसिट मोटिव, इसको इन्होंने डी से डिनोट किया हुआ है। और साथ ही नेक्स्ट है वर्धन की आवश्यकता, ग्रोथ मोटिव, इसको इन्होंने बी से डिनोट किया हुआ है। सो अगर हम अभाव की आवश्यकता की बात करें, डिफिसिट मोटिव की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट लेवल से लेकर के 4th लेवल तक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अभाव की अवस्था होती है। व्यक्ति को फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, सेक्स की आवश्यकता भी होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सो व्यक्ति की ये बेसिक नीड्स होती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जिस चीज़ का अभाव होता है व्यक्ति इसको फुलफिल करने के लिए व्यक्ति मोटिवेट रहता है। साथ ही साथ में व्यक्ति अपनी सेफ्टी के लिए और अपने आसपास से में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति प्रेरित रहता है। उसको महसूस होता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता।
साथ ही साथ व्यक्ति को स्टीम नीड की भी आवश्यकता होती है और व्यक्ति उसको फुलफिल करना चाहता है। सो ये चीज़ें, इन चारों को मैस्लो ने डिफिसिट मोटिव में रखा हुआ है, मीन्स डी मोटिव में इन्होंने इसको रखा हुआ है। और साथ ही साथ वर्धन की आवश्यकता, बी मोटिव, इसमें इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा हुआ है। सो आगे हम देखते हैं कि बी मोटिव में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, या फिर इसको मेटा नीड भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को मेटा नीड भी कहते हैं। बी मोटिव में ये चीज़ें सम्मिलित हैं और यहाँ तक केवल 10% लोग ही पहुँच पाते हैं। मैक्सिमम लोगों की लाइफ जो होती है वो उनकी फिजियोलॉजिकल नीड को ही फुलफिल करने में बीत जाती है। सो इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत ही कम लोग ही पहुंच पाते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। मीन्स जो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं, मीन्स जो व्यक्ति आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसिद्धि की आवश्यकता पर पहुँच जाते हैं या उसे फुलफिल कर लेते हैं, उनका वास्तविकता का प्रत्यक्षण बहुत ही मजबूत होता है। मीन्स वे किसी तरह के पूर्वाग्रह से, किसी तरह के प्रेजुडिस से वो ग्रसित नहीं होते। वो चीज़ें जैसी हैं वो उसको एज इट इज़ उसका परसेप्शन करते हैं। मीन्स उनका परसेप्शन काफ़ी वास्तविक होता है, प्रेजुडिस पर आधारित नहीं होता। प्रेजुडिस क्या होता है? ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति के बारे में। सो इस तरह के व्यक्ति प्रेजुडिस से बायस्ड नहीं होते। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके होते हैं, वो सेल्फ को भी अच्छे से समझते हैं। साथ ही ये रक्षात्मक व्यवहार, डिफेंसिव बिहेवियर काफ़ी कम करते हैं। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार आत्मदोष से बचने के लिए या फिर हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उस अपने आप को समझाने के लिए हम डिफेंसिव बिहेवियर हम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं वो डिफेंसिव बिहेवियर नहीं के बराबर करते, क्योंकि उनका परसेप्शन बहुत ही क्लियर होता है और इस तरह की चीज़ों से व्यक्ति घबराते नहीं हैं और उनका ईगो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये क्योंकि वास्तविक परसेप्शन करते हैं। आगे हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति ना तो रूढ़िवादी होते हैं ना ही कृत्रिम। मीन्स ऐसे व्यक्ति टाइम के साथ चलना पसंद करते हैं। जो जैसा समय चल रहा है, जैसी परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह के व्यक्ति व्यवहार करते हैं और उनमें किसी तरह की रूढ़िवादिता नहीं होती, प्रेजुडिस नहीं पाया जाता, ना ही उनमें बनावटीपन होता है। ऐसे व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे ही वो हमेशा ही होते हैं, सबके सामने वो वैसे ही होते हैं। किसी तरह के दिखावे में ऐसे व्यक्ति बिलीव नहीं करते। आगे हम देखते हैं इनमें स्वाभाविकता, सहजता की प्रवृत्ति पाई जाती है। मीन्स ये जैसे होते हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इनमें किसी तरह का दिखावा नहीं पाया जाता। आगे हम देखते हैं इनकी रुचि बाहरी समस्याओं में अधिक होती है। मीन्स ऐसे व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। ये अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, गरीब लोगों के बारे में ये सोचते हैं। मीन्स समाज को एक दिशा प्रदान करने की ये कोशिश करते हैं। अन्य लोगों की हेल्प करने के लिए कई बार ये अपना नुकसान भी कर लेते हैं। इस तरह के व्यक्तियों की ये विशेषताएं होती हैं। आगे हम देखते हैं कि इनमें गोपनीयता का भी गुण होता है। मीन्स इस तरह के व्यक्ति अपनी गोपनीयता, अपनी प्राइवेसी, साथ ही साथ में दूसरों की प्राइवेसी, उसको भी समझते हैं और मीन्स इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बिलीव कर सकता है और ये किसी की भी प्राइवेसी को खंडित नहीं करते, सबकी प्राइवेसी का ये सम्मान करते हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोग कई लोगों के बीच में होकर भी एकांतवासी हो सकते हैं। मीन्स ये सबके साथ बैठे हुए भी किसी सोशल प्रॉब्लम पर ये विचार कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन के बारे में ये सोच सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन चिंता नहीं करते, एंजाइटी उनमें नहीं होती, वो चिंतन करते हैं, वो थिंकिंग करते हैं। मीन्स किस तरह से अपने समाज को, अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के परिवेश को किस तरह से बेटर बनाया जाए, इसके लिए वो लगातार थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते रहते हैं।
साथ ही साथ में इनमें प्रशंसा का भी उत्तम भाव होता है। मीन्स ये किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते, इनमें ईर्ष्या की भावना भी नहीं होती। जो व्यक्ति प्रशंसा का हकदार होता है, ऐसे व्यक्ति उस व्यक्ति की खुलकर प्रशंसा भी करते हैं। साथ ही साथ में ये अपनी विशेषताओं और कमियों से पूर्णतः अवगत होते हैं। मीन्स इनको अपने स्ट्रेंथ और अपनी डिसएबिलिटीज़ के बारे में इनको बहुत ही अच्छे से पता होता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं, जिनको कि देखकर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है या नहीं। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि मैस्लो ने यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि आत्मसिद्धि की अवस्था संपूर्ण या कुछ नहीं की प्रक्रिया नहीं होती। मीन्स ऑल और नन की अवस्था नहीं होती, बल्कि इसमें भी मात्राएं होती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको पूरी तरह से वो फुलफिल कर पाता है। ये मैस्लो ने खुद ही कहा है कि उसमें भी लेवल्स होते हैं कि व्यक्ति किस लेवल तक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो पाया है। सो इसलिए यहाँ पे संपूर्ण या कुछ नहीं की अवस्था नहीं होती, बल्कि अलग अलग लेवल्स की अवस्था हम इसको कह सकते हैं। सो यहाँ हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कंप्लीट होता है और आज हमने मैस्लो की थ्योरी भी हमने देखी। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्योंकि इस पे पॉजिटिव चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और आज भी हम देखते हैं कि इसका प्रभाव इसी तरह से बना हुआ है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की आलोचनाएं भी की हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, जैसे हम स्किनर की बात करें या फिर हम अन्य मनोवैज्ञानिकों की बात करें, सो उन्होंने कहा है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने थ्योरेटिकल चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस किया है और इनके स्टडीज़ में रिसर्चेस का अभाव देखा जाता है। और साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इन्होंने इनकी साइकोलॉजी को साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आज भी इसका प्रभाव एज इट इज़ उसी तरह से है। सो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो अब बारी आती है 2 क्वेश्चंस की। तो आज की टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बी मोटिव में किस नीड को नहीं रखा गया, किन नीड्स को नहीं रखा गया है। एक तो आपको इसका आंसर देना है। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है कि मैस्लो ने मोटिवेशन को क्या माना है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सो आई होप आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी और आप बिल्कुल ईजिली इसका आंसर आप दे सकते हैं। सो आज की आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो की मैं अपलोड करूँगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।